हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग ऑप्टिक्स में लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए? लेंस का टॉपिक जितना भी था वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी देख लिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी देख लिए, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज भी देख लिए, ठीक है ना। चलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है प्रिज्म। तो प्रिज्म का क्या होता है इसका डेफिनेशन देखो, पहले डेफिनेशन लिख लो। अ प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। A prism is a portion of transparent medium bounded by two plane faces inclined to each other at a suitable angle. देखो प्रिज्म देखे हो एक्चुअल में? कहाँ देख लिए तुम लोग? चुरा के ले आए थे क्या? तुम नहीं देखी हो? स्कूल गई थी तुम? तब कहाँ से देख पाओगे? देखो प्रिज्म का शेप जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ये। इस शेप का देखे होगे, है ना, प्रिज्म होता है, ठीक है। इसी पे ना 10th क्लास में तुम लोग पढ़े होगे, व्हाइट लाइट को न्यूटन पास किए थे तो कितने कलर में डिस्पर्स हो गया था, स्प्लिट हो गया था? 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया था। तो वहीं से पता चला था न्यूटन को कि व्हाइट कलर जो है वो 7 कलर से बना हुआ है, ठीक है ना। कौन कौन सा कलर था? विबग्योर पैटर्न था। सबसे नीचे कौन सा कलर आया था? वॉयलेट, फिर इंडिगो। मतलब विबग्योर का जो पैटर्न है वो नीचे से ऊपर है, ऊपर सबसे ऊपर कौन था? रेड, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को सफ़ेद रंग नहीं भेजना है, व्हाइट कलर नहीं भेजना, व्हाइट लाइट नहीं है हम लोग के लिए, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजना है। मोनोक्रोमेटिक मतलब, मोनो मतलब एक, क्रोमा कलर मतलब किसी एक कलर को भेजना है। अच्छा, न्यूटन एक और चालाकी करने का खोजे थे, पता है क्या? नहीं, उल्टा से पहले सीधा ही रखे थे। तो वो सोचे कि प्रिज्म रखे हैं, हम व्हाइट लाइट भेजें तो 7 रंग बढ़ गया, 7 मिला, और आगे रखते हैं तो और मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ आगे फिर नहीं मिला, वही 7 रंग और फैल उल गया, ठीक है ना। तो वहीं से उनका कंक्लूजन निकला कि व्हाइट कलर जो है बस 7 कलर से नहीं बना हुआ, ठीक है। फिर क्या किए, वो 7 रंग तो बन गया, अब इसको चाहते थे न्यूटन की अपने फिर से हमको वापस से व्हाइट कलर मिल जाए, तो प्रिज्म को क्या कर दिए, यहाँ पे उल्टा रख दिए। फिर तब वही सातों मिल के वापस से क्या मिल गया? व्हाइट मिल गया, ठीक है। देखो न्यूटन यहाँ भी हाथ पर चलाए हैं, समझ में है ना, मैकेनिक्स में सिर्फ नहीं, यहाँ भी, ठीक है। तो देखो ये प्रिज्म का ये शेप है, बताओ तो प्रिज्म का जो शेप है कितना ट्रायंगुलर फेस कितना है? ट्रायंगुलर फेस कितना दिख रहा? हाँ, 3 फेस। ट्रायंगुलर फेस बताओ ना कितना है? 2 ठो। कहाँ पे? एक फ्रंट में और एक बैक में। रेक्टेंगुलर फेस कितना है? 3। रेक्टेंगुलर फेस 3, एक इधर रेक्टेंगल बनेगा, एक इधर बनेगा और एक साइड, ठीक है। तो कितना टोटल फेस कितना हो गया? 5, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ है, तो अगर हम इधर से मोनोक्रोमेटिक लाइट को भेजेंगे तो क्या होगा? लाइट का रेयर मीडियम से पहले किस में इंटर करेगा? डेंसर, रिफ्लेक्शन होगा। फिर डेंसर से किससे आएगा? बाहर, रेयर में, फिर से हवा में आने वाला है तो फिर से क्या होगा? फिर से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। दो इधर कॉपी दो, 2 कॉपी दो। देखो ऐसा होता है, ऐसे देखो यहाँ पे बनेगा ऐसा, ऐसा ही शेप का होता है प्रिज्म, ठीक है। उस साइड और इस साइड में कौन सा फेस है, कैसा है? ट्रायंगुलर। और देखो इधर और इधर क्या है? रेक्टेंगुलर। और बॉटम में भी क्या? रेक्टेंगुलर। अब ये मान लो ग्लास से बना हुआ है, तुम इधर से लेजर लाइट भेज रहे हो तो क्या होगा? मीडियम चेंज होगा तो लाइट का क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो आज का शुरुआत होता है प्रिज्म से और आज ही खत्म करेंगे प्रिज्म को, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ द प्रिज्म को ए से लिखते हैं, ठीक है। और ये अगर साइड इक्वल है तो इस प्रिज्म का नाम क्या बोल देंगे हम लोग? इक्विलैटरल प्रिज्म। कैसा? इक्विलैटरल। देखो ये फ्रंट फेस और बैकवर्ड में जो फेस है ट्रायंगुलर है, लेकिन ट्रायंगुलर कैसा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस प्रिज्म का नाम क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एंगल कितना डिग्री का होगा? अगर इक्विलैटरल है तो 60 डिग्री। ये भी एंगल कितना डिग्री होगा? 60, ये भी 60, ठीक है। चलो, तो स्टडी करने के लिए हम लोग मान लो लेजर लाइट इधर से इंसिडेंट करवाएं या फिर कोई भी लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो स्टडी करने के लिए पूरा 3D में डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, बस फ्रंट फेस जो है, फ्रंट फेस ऐसा बना लेंगे। लाइट को हमको तो ऐसा भेजना है, कुछ होगा फिर बेंडिंग होगा, ऐसा बस बनाना है, ठीक है।
तो फ्रंट से देखेंगे प्रिज्म को तो क्या दिखने वाला है, वो एक ट्रायंगल दिखने वाला है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। देखो प्रिज्म बना लेते हैं सबसे पहले एक। ठीक है, नाम रख देते हैं प्रिज्म का ए, बी और ये सी। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ द प्रिज्म, और ये क्या होगा, बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, बेस ऑफ द प्रिज्म। अब देखो हम जानना चाह रहे हैं इसमें लाइट रे का इंसिडेंट करवाएं तो इसके साथ क्या क्या होगा, किधर रिफ्लेक्शन होगा, बेंडिंग किधर होगा, ये सब चीज़ को समझना है। तो यहाँ से हम एक इंसिडेंट रे ले लेते हैं, लाइट इंसिडेंट करवाते हैं सरफेस पे। इधर मान लो एयर है, ठीक है, एयर मान ले रहे हैं इधर, और ये ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, तो इस ग्लास से बना तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लें, म्यू, और ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1। ठीक है, चलो लाइट को यहाँ इंसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक है ना, किसी एक पॉइंट पे इंसिडेंट करवा दिया लाइट को। जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट करवाए हो वहाँ पे देखो मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से किस में जा रहा है, लाइट और ग्लास में। तो इस पॉइंट पे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनेगा इस पे, ऐसा, किसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के ना। तो ये ना सरफेस, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल बना ले रहे हैं एक। ठीक है, ये नॉर्मल बना ली। ठीक है, अब लाइट रे बताओ किधर बेंड करेगा, जाना किधर चाहिए था इस लाइट रे को, स्ट्रेट जाना चाहिए था। अगर मीडियम नहीं आया होता ये ग्लास का तो इसको ऐसा निकल लेना चाहिए था, है ना। लेकिन ये जाएगा उधर नहीं, किधर बेंड करेगा बताओ। लाइट रे का जाने का जो एक्चुअल पाथ था ये था, रेयरर से डेंसर जाता है तो किधर बेंड करता है, अवे या टूवर्ड्स द नॉर्मल, किधर, टूवर्ड्स द। तो नॉर्मल किधर है, इधर है कि उधर है, इधर। जिसमें लाइट है जा रहा है उस साइड का नॉर्मल देखते हैं इसका। तो ये बताओ लाइट किधर बेंड कर जाएगा, इधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंड करवाओ, एकदम पैरेलल मत बेंड करवा देना इसका, समझ में आया ना। ये नहीं कि एकदम पैरेलल बना ली, हल्का तिरछा रखो, समझ में आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब पहुंचेगा तो फिर से तो मीडियम चेंज हो रहा है ना। तो फिर से जब मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। तो इस सरफेस पे नॉर्मल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ऐसा पास होने वाला लाइट रे बना लो, लाइट रे नहीं नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, बन गया नॉर्मल। इसको कैसा जाना चाहिए था बताओ, ये ऐसा इधर निकल जाता है ना। बताओ कहाँ से लाइट रे किस मीडियम से किस मीडियम जा रहा है, डेंसर से रेयर। तो डेंसर से रेयर जाता है, मुड़ने का दो ऑप्शन, इधर मुड़ जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उधर मुड़ जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो डेंसर से रेयर जाता है, किधर बेंड करता है लाइट रे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो किधर बेंड करेगा ये, नीचे। तो इसको बनाना जरूरत नहीं है, बस नीचे ऐसा बेंड करवा, समझ में आया। ठीक है, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो रे बाहर आया, तो बाहर आने वाले रे को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ अगर इंसिडेंट रे कोई एंगल बनाता है उस एंगल को क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, और ये तो रिफ्रैक्टेड रे हुआ ना, तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा तो क्या नाम पड़ेगा, आर। इसको भी इस सरफेस के लिए इंसिडेंट हुआ ना, तो आई से नहीं लिखते, इसको भी आर से नहीं लिखते हैं। क्या ये दोनों इक्वल होगा, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। तो इसके लिए नाम क्या रख दे रहे हैं, R1 और R2। समझ में आया। ठीक है, चलो इतना बनाओ। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, नाम लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ नाम रख दे रहे P, इस पॉइंट का नाम रख दे रहे Q, इस पॉइंट का नाम है R, इस पॉइंट का नाम है S। ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख दे रहे O। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि ये कितना डिग्री से डेविएट कर गया। डेविएट करने का क्या मतलब है, कोई भी लाइट रे अगर इधर जा रहा था लेकिन उसके साथ कुछ मीडियम आया बीच में और वो अपना पाथ चेंज कर लिया, इधर चला गया, तो हम जानना चाहते हैं कितना डिग्री से मुड़ गया। तो कैसे पता चलेगा, इसको बैक में एक्सटेंड करो और देख लो कितना डिग्री से मुड़ गया। समझ में आया ना। ठीक है, तो यही करने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या करें, ये लाइट रे जाना इसको ऐसा था
लेकिन जब बाहर निकला तो इधर ऐसा चला गया। तो हम जानना चाह रहे हैं कितना डिग्री से डेविएट किया। तो कैसे करेंगे बताओ, कितना डिग्री से डेविएट किया? तो इसको बैक में अगर हम एक्सटेंड कर लें ऐसा, समझ में आया? तो ये जो एंगल बना इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। और इस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं हम लोग? टी। समझ गए? चलो इतना बनाओ पहले। ठीक है, तो ये रहा डायग्राम। और ए जो है सो एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई है एंगल ऑफ इमर्जेंस, और डेल है सो एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना? इसमें बताओ मेजरेबल एंगल कौन कौन सा है, किस किस एंगल को तुम मेजर कर सकते हो? R1 R2 कैसे? प्रिज्म के अंदर कहाँ से कंपास रखोगे या प्रोटेक्टर रखोगे? आई को मेजर किया जा सकता है, ई को मेजर किया जा सकता है, और ए को। प्रिज्म है, प्रिज्म का जो भी एंगल है यहाँ प्रोटेक्टर रख देंगे, पता चल जाएगा ना। और यहाँ पर भी प्रोटेक्टर रखेंगे ऐसे तो नहीं पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर प्रोटेक्टर रख देंगे ऐसा, तो ये 0 डिग्री है, और ये कितने डिग्री पे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, तो या 0 यहाँ बैठा के ऐसा नॉर्मल पे ना 0 रखते हैं, तो ऐसा रख देंगे, और ये है 90। तो यहाँ पे रखोगे तुम तो पता चल जाएगा ना कितना डिग्री में आ रहा है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। और यहाँ पे पता चल जाए कितना डिग्री में ये बाहर आ रहा। ठीक है, क्या ये एंगल मेजर किया जा सकता है R1 या R2 या डेविएशन? नहीं। तो मेजर नहीं किया जा सकता तो क्या मेजर नहीं करेंगे? यही तो साइंस है, नहीं मेजर किया जा सकता तब भी मेजर करना है। अब अर्थ के क्रस्ट पे क्या क्या अवेलेबल है, कौन सा मिनरल है, कि पहले कोड़ कोड़ के देखते रहता है क्या क्या है, कि है टेक्नोलॉजी, है ना टेक्नोलॉजी। तो हमेशा याद रखो जहाँ जहाँ तक पहुँच नहीं भी है तो उसको भी कुछ ना कुछ मान लेता है। ठीक है, फॉर्मूला बनाता है, और फॉर्मूला बनाने में फिर क्या करता है, इन सब चीज़ को हटाता है फॉर्मूला से। इनके जगह क्यों ना हम R1 R2 को क्यों ना हम ए के टर्म में लिख दें, R1 R2 को क्यों ना हम आई और ई के टर्म में लिख दें। ऐसा तो होगा ना कि R1 R2 को जोड़ करके ए के बराबर आता हो, या R1 R2 को जोड़ के या घटा के कुछ भी आई के बराबर आता हो, ऐसा तो कुछ हो सकता है ना। तो वैसे हम लोग को वर्क करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में बताओ, ट्रायंगल QOR। ठीक है, इन ट्रायंगल QOR, हाँ थीटा लिख दिया तुम, इन ट्रायंगल QOR। ठीक है, इस ट्रायंगल में बताओ तो QR में बताओ कौन कौन सा एंगल, ये एंगल जानना चाह रहे हैं। ये दो एंगल का वैल्यू कितना हम एज्यूम करके रखें, R1 और R2। तो तीसरा एंगल कितना होगा, कैसे निकलता है तीसरा एंगल? 180 में घटा देते हैं दोनों को जोड़ करके, तो क्या हो जाएगा एंगल QOR, एंगल QOR इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एंगल का बात करते हैं। ठीक है, TQO और TRO देखना। ठीक है, ये नहीं TQR देखो, ये एंगल का बात करें। ठीक है, कभी भी दो लाइन अगर क्रॉस कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट। और ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट। ध्यान से देखो तो ये लाइन ऐसा होता ना, और ये ऐसा होता है। ये आई है तो ये पूरा क्या होता, आई। ठीक है, ये पूरा आई, मान लो आई होता 70 डिग्री और ये 30, तो 70 में 30 घटाते तो ये आता कि नहीं आता। तो ये आई है तो ये भी क्या होता, आई में से R1 घटा दोगे तो ये एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये तो हो गया। ठीक है, एंगल, अच्छा छोड़ो ये लिखने का जरूरत नहीं, हटाओ। ट्रायंगल, ये बताओ एंगल TQR, इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट हम एंगल लिख रहे हैं। तो बताओ तो TQR कितना होगा वैल्यू, एंगल TQR I माइनस R1 होगा, I माइनस R1। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, I में से R1 घटा दिया जाएगा सीधा। फिर यहाँ देखो तो TRQ जानना है, एंगल TRQ जानना चाह रहे हैं। तो TRQ का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, TRQ का वैल्यू कैसे आएगा, ये E है तो ये भी टोटल क्या होगा, E में से अगर ये R2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो E माइनस R2 आएगा ये, तो इसको क्या लिखेंगे, E माइनस R2। समझ गए यहाँ तक। चलो और एक चीज़ बताओ, यहाँ पे किसी भी एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल है, इस एंगल क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इस इंटीरियर एंगल को छोड़ दो, बाकी जो दो इंटीरियर एंगल है उसके सम के बराबर होता है। तो देखो तो इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल दिख रहा, ये एक्सटीरियर एंगल है डेल, तो ये जो एंगल है किसके बराबर होगा, इसको छोड़ दो, ये एंगल और ये एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख दें, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ बताओ एंगल, इसके नीचे लिखना फिर। ठीक है ना, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है बताओ, डेल जो है वो कितना है, क्या होगा,
टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू होगा, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू होगा। तो एंगल टी क्यू आर बताओ कितना है, टी क्यू आर जो है वो आई माइनस आर वन है, आई माइनस आर वन प्लस टी आर क्यू बताओ कितना है, टी आर क्यू कितना है, ई माइनस आर टू, ई माइनस आर टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बताओ, आई प्लस ई एक साथ, ठीक है, आई प्लस ई, और ये क्या है माइनस आर वन माइनस आर टू, माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू आएगा। आर वन प्लस आर टू आ जाएगा ये, तो ये क्या हुआ डेल, समझ में आया ना। तो डेल का वैल्यू क्या हुआ, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। क्या ये एंगल अभी भी मेजर किया जा सकता है, कि हमको तो डेल ही मेजर करना था, कितना डेविएशन हो रहा, अभी मेजर किया जा सकता है क्या, आई तो मेजर कर सकते हैं, ई भी मेजर कर सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ तक तो चलो सूट कर जा रहा कि हाँ ये सब चीज़ मेजरेबल है, ये आर वन आर टू नहीं, तब क्या हो, कुछ और दिमाग लगाना होगा, आर वन आर टू की जगह कुछ और लिख दे, तब हम लोग हो सकता है कि इसको मेजर कर लें। ठीक है ना, चलो अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल में ए क्यू ओ आर, इस क्वाड्रिलेटरल में देखो ये पूरा जो बड़ा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना ए क्यू ओ आर, ठीक है, उसमें देखो तो यहाँ तक हो गया ये। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, इस चीज़ को इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, क्वाड्रिलेटरल में देखो ये सारा एंगल का सम हमको करना है, तो ये इसका नाम क्या है बताओ, एंगल ए बोल दें सिंपली, एंगल ए लिखो, प्लस यहाँ पे बताओ क्या कौन सा एंगल बन रहा है, ए क्यू ओ ना, एंगल ए क्यू ओ प्लस ये क्या है क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर प्लस ये क्या है ओ आर ए या ए आर ओ बोल दें, एंगल ए आर ओ, हो गया ना, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल को जोड़ करके कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। अच्छा एंगल ऑफ द प्रिज्म को हम बोले ना, एंगल ए मत लिखो सिंपली ए लिखो, ठीक है, ए क्यू ओ बताओ कितना डिग्री होगा, ये क्या है नॉर्मल, तो नॉर्मल सरफेस पे कितना डिग्री बनाता है 90, ये सरफेस है और ये नॉर्मल है ना, तो कितना डिग्री 90, तो ये क्या है 90 डिग्री प्लस क्यू आर बताओ, क्यू आर का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ना, कितना 180 माइनस आर वन प्लस आर टू, 180 डिग्री माइनस आर वन प्लस आर टू प्लस ए आर ओ का वैल्यू बताओ, ए आर ओ ये भी तो नॉर्मल ही है ना इस सरफेस पे, तो कितना डिग्री है ये भी 90 डिग्री, इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है 360। देखो ध्यान से 180 90 90 फिर से कितना होगा 180, तो इधर भी 360 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 90 180 90 मिलके 360 को कैंसिल कर लेगा, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है बताओ, ए माइनस आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से क्या आया वैल्यू बताओ, आर वन प्लस आर टू का वैल्यू बोल सकते हैं कितना आएगा, ए के बराबर आएगा, आ गया ना, ये उधर जाएगा तो ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू बोल सकते हैं ना, तो ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये आया हमारे पास, आया यहाँ से, तो आर वन प्लस आर टू की जगह तुम क्या रख सकते हो, ए रख सकते हैं। अब बताओ अब मेजरेबल है, ठीक है, अब क्या करें इसको 2 मान ले रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से बताओ क्या बोल सकते हैं हम लोग, आर वन प्लस आर टू की जगह क्या लिख दोगे, ए लिख सकते हैं ना, तो डेल इज इक्वल टू क्या आया, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू का वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं ए, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन थर्ड। अब बताओ, अब बता सकते हो कितना एंगल डेविएट करेगा, आई मेजर किया जा सकता है बाहर में एंगल, ई भी मेजर किया जा सकता है बाहर बन रहा, ए भी मेजर किया जा सकता है बाहर बन रहा, तो पता चल जाएगा कि लाइट कितना डिग्री से अपना रास्ता भटका है या डेविएट किया, समझ में आया। चलो यहाँ तक लिख लो, पहले लिखो वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ
डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो होता क्या है ना, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है कि ये सब एंगल कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे ये है और ये अभी रिफ्लेक्ट इमर्जेंट रे ये है, तो बताओ तो इस केस में डेविएशन क्या होगा, बस इतना ही होगा ना। ठीक है, इतना होगा डेविएशन। लेकिन अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया जाता है, प्रैक्टिकल जब करवाया जाता है स्कूल लैब में, तो ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, पहले कम होगा। फिर एक ऐसा केस आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना पे और एंगल ऑफ डेविएशन इतना मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम अगर बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर बढ़ना शुरू कर देगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ाने से एंगल ऑफ डेविएशन पहले घटता है, फिर एक पॉइंट पे आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम हो गया। उसके बाद फिर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहे ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला जो रहे ना, ऊपर जाने के बजाय कहाँ आएगा और नीचे आना शुरू हो जाएगा। फिर समझ में आया ना, इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है। इधर है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन और इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये जीरो। तो देखो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनाना। ठीक है, पूरा उधर तक नहीं ले जाना, ज़्यादा तक नहीं ले जाता। ठीक है, ऐसे ही सेव कर रखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जहाँ पे डेविएशन क्या हो जाता है, एकदम मिनिमम। डेविएशन क्या होगा, एकदम मिनिमम। समझ में ना, पहले देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए तो डेविएशन कम होते गया, उसके बाद फिर अभी भी तुम अगर बढ़ाना कंटिन्यू रखे ना तो डेविएशन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, डेविएशन बढ़ने लगेगा मतलब ये एंगल ऊपर ना जाने के बजाय नीचे आने लगेगा। ठीक है, बनाओ इसको। ठीक है, लिख लिया। देखो अब जब मिनिमम डेविएशन का केस होता है उस समय और क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन हुआ है उनको बता रहे हैं। ठीक है, देखो एट मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन मतलब डेविएशन कितना हो गया, डेल एम हो गया। ठीक है, एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन, एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन, तो जब मिनिमम डेविएशन कंडीशन हो जाता है उस केस में क्या होता है, देखो उस केस में क्या पाया जाता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना किसके बराबर हो जाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर। ठीक है, आई किसके बराबर हो जाता है, ई के बराबर, पहला चीज। ठीक है, और बताओ ये जो लाइट रे है ना यहाँ पे जो ऐसा दिख रहा वो एकदम पैरेलल हो जाता है किसके, बेस BC के, तो एकदम पैरेलल हो जाएगा तो R1 और R2 क्या हो, क्योंकि ये और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेगा तो R1 R2 क्या हो जाएगा, इक्वल। तो R1 इक्वल टू R2 और इसको एक अलग नाम दे देते हैं क्या, R, R1 R2 भी इक्वल हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, मिनिमम डेविएशन में मतलब डेविएशन क्या हो गया, डेविएशन की जगह डेल एम रख देंगे और आई की जगह ई या ई की जगह आई रख सकते हैं, R1 R2 की जगह सिंपली हम क्या रख सकते हैं, R रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 पे। ठीक है, देखो अब ये जो कंडीशन है ना इक्वेशन नंबर 2 और 3 पे रख दो तो क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 पे रखो इस कंडीशन को। इक्वेशन 2 देखो क्या ये है और इक्वेशन 3 देखो क्या है ये। ठीक है, मिनिमम डेविएशन का केस में क्या हो जा रहा है, ये केस को यहाँ रखो। तो बताओ डेल की जगह क्या रखेंगे, डेल की जगह क्या रखेंगे, डेल एम, मिनिमम डेविएशन हो जाएगा। ये तो कोई भी एंगल पे डेविएशन हुआ लेकिन हम मिनिमम का बात करें, मिनिमम डेविएशन कब होता है, तो डेल एम इज इक्वल टू आई प्लस ई है, तो आई प्लस ई के जगह भी क्या रख दें हम, आई रख दे रहे हैं। ठीक है, ई की जगह भी आई रख दे, क्यों आई रख के बताएंगे अभी, आई। ठीक है, फिर प्लस ये हो गया माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ देखो डेल एम इज इक्वल टू क्या है, 2i माइनस ए। हम i का वैल्यू जानना चाह रहे हैं,
कितना एंगल पे मिनिमम डेविएशन होता है, ठीक है। तो इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाए a प्लस डेल एम होगा, a प्लस डेल एम इज इक्वल टू 2i। तो i का वैल्यू यहाँ से बता सकते हो क्या आएगा, i इज इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई 2 आएगा, i का वैल्यू निकल गया, ठीक है। उसी तरह r का वैल्यू जानना चाहते हैं, ये r का वैल्यू, r1 बोलो r2 बोलो, दोनों तो इक्वल है, r का वैल्यू जानना चाह रहे हैं। तो r का वैल्यू के लिए हम बोले ना सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में पुट करना है ये वाला कंडीशन। तो इसमें देखो r1 और r2 है, तो r1 r2 की जगह क्या लिख सकते हो r। तो बताओ अगर हम यहाँ रखेंगे ठीक है, यहाँ पे देखो एंड r1 प्लस r2 का वैल्यू a है, तो r1 की जगह भी r रख दो, r2 की जगह भी r रख दो, ये कितना आया a, r और r मिल गया कितना 2r इज इक्वल टू a। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा a बाई 2, समझ गए। जब मिनिमम डेविएशन का केस होता है उस समय i का वैल्यू ये होता है और r का वैल्यू कितना होता है ये होता है, ठीक है। i का वैल्यू ये और r का वैल्यू, क्यों i और r हम पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, i और r पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तब ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। और स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, तो कितना एंगल बनाया इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ i, और रिफ्रैक्टेड रे कितना बना रहा r1, r1 बोलो या r बोलो, इसलिए i और r निकाल लिए कब, जब मिनिमम डेविएशन का केस होगा तो, ठीक है। चलो अब अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस, नाम क्या इंटरफेस का ए बी, एट इंटरफेस ए बी, ठीक है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, बताओ स्नेल्स लॉ अप्लाई करने क्या रूल है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना एयर है ना, तो 1 इंटू कितना एंगल बन रहा आई, तो क्या लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू, लाइट किस में एंटर किया इस मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, कितना एंगल बना है r1, हम तो मिनिमम डेविएशन का केस ले रहे हैं, r1 r2 दोनों को क्या एज्यूम करके रखें r, तो सिंपली r लिखो ना, साइन r, म्यू जानना चाह रहे हैं, तो म्यू का वैल्यू क्या होगा बताओ, साइन आई बाई साइन r होगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन आई बाई साइन r। तो म्यू का वैल्यू बैठाओ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई, आई का वैल्यू क्या है a प्लस डेल एम बाई 2 है, बाई में साइन r, साइन आर, आर का वैल्यू देखो कितना आया a बाई 2, a बाई 2। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे कि जो भी प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो डेरिवेशन ये आता है एग्जाम में, समझ में आया। लिखो जल्दी, क्वेश्चन लिखो। चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light passes through, a ray of light passes through an equilateral glass prism, an equilateral EQUILATERAL, a ray of light passes through an equilateral glass prism, comma, such that angle of incidence is equal to the angle of emergence, angle of incidence is equal to the angle of emergence, full stop, full stop. If the angle of emergence is 3/4 times the angle of prism, angle of emergence is 3/4 times the angle of prism, full stop. Calculate first the angle of deviation, first the angle of deviation second the refractive index of glass prism, the refractive index of glass prism, एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो बताओ म्यू का वैल्यू क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन a बाई 2, ये आया ना म्यू का वैल्यू, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूला को। चलो अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक रे ऑफ लाइट है, किससे पास किया जा रहा है, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। तो इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म से तुमको क्या समझ जाना चाहिए तुरंत,
कौन सा तीनों एंगल? बी और सी का तो कोई रोल ही नहीं है, ए ना, तो ए कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। समझ में आया? ए 60 डिग्री, ठीक है। लिख के तुमको नहीं देगा कि 60 डिग्री का प्रिज्म है। सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो गया। तो किस केस का बात कर रहा है ये? मिनिमम डेविएशन का बात कर रहा है। कोई पर्टिकुलर केस का बात ये, कोई दूसरे केस का बात नहीं कर रहा है। एक पर्टिकुलर केस जो हम लोग पढ़े हुए ना, मिनिमम डेविएशन, लिख के नहीं देगा तुमको कि मिनिमम डेविएशन का केस है। समझ में आया? बोल दिया ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर। तो आई किसके बराबर है? ई के बराबर। तो तुमको खुद समझ में आ जाना चाहिए किसका बात कर रहा? मिनिमम डेविएशन कंडीशन का बात कर रहा। ठीक है, चलो और बताओ, और क्या लिया हुआ है? इफ द एंगल ऑफ इमरजेंस इज 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ इमरजेंस बोल रहा है कितना है? 3/4 टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म। ये ना होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो 3/4 टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ए तो पता है ना, तो ई का वैल्यू कितना होगा? 3/4 इंटू 60। तो 4 से कितने बार में? 15। ठीक है, तो ई का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। ई 45 है, तो यहाँ तो देखो क्या बोला था, आई और ई दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब आई भी क्या है? 45 आ गया ना। आई भी फाइंड हो गया और ई भी फाइंड कर ली। समझ में आया? ठीक है, अब क्या जानना है बताओ? फर्स्ट केस में क्या पूछा है? एंगल ऑफ डिवीजन। तो कौन सा डिवीजन होगा? मिनिमम डिवीजन है ना। मिनिमम डिवीजन का केस है तो मिनिमम डिवीजन ही होगा। या तो ये फॉर्मूला इसी से ना बना है, वो कहाँ गया? ये ना मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो मिनिमम डिवीजन डेल एम क्या होगा? आई प्लस ई माइनस क्या होता है? ए ना। तो बताओ आई का वैल्यू कितना? 45। ई का वैल्यू 45 माइनस ए कितना? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 45 प्लस 45 90 माइनस 60 कितना? 30 डिग्री। तो डेल एम का वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, समझ गए ये? चलो अब क्या जानना है? तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, मिनिमम डिवीजन ने पूछा था ना। सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला है ना हमारे पास, डेल एम भी पता चल गया, ए भी पता है। ठीक है, नाउ को बुलाओ। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए का वैल्यू बताओ कितना है? डायरेक्ट वैल्यू बैठा रहे हैं, साइन 60 प्लस डेल एम 30/2, फिर बाय में साइन a/2। ए कितना है? 60/2 होगा ये। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो। तो साइन कितना आ जाएगा? 60 प्लस 30 90 को 2 से डिवाइड देंगे 45, बाई में नीचे क्या है? साइन कितना? 30 डिग्री। वैल्यू बताओ साइन 45 का? 1/√2। साइन 30 का 1/2। 1/2। चलो वैल्यू रख देते हैं 1/√2 और ये फिर 2/1। ये कट के ऊपर में क्या छप जाएगा? √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका? √2 या फिर बोलो 1.414। समझ में आया? ठीक है, तो आज इतने रखते हैं। थैंक यू।